नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से हम 3 बजे हम तीनों एंकर्स आपके सामने हाजिर हैं हमारे खास बुलेटिन में। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। नेहा आगे बताएंगी कि इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। खबरों में खास होगा विशाखापट्टनम का हादसा, जहां पर 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। फैक्ट्री में गैस रिसाव ने 11 लोगों की जान ले ली है। क्या लापरवाही थी या फिर महज हादसा, इस पर हमारा फोकस होगा। साथ ही जांच की जा रही है, लेकिन जिंदगियां तो वापस नहीं लौटेंगी मीनाक्षी। और ये बेहद यहां पर चिंताजनक हादसा, और साथ ही 11 लोगों की इसमें जान चली गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आधे घंटे बाद यानी 3:30 बजे आपको हम दिखाएंगे आतंकवादी रियाज नाइकू के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। आखिर 6 महीने तक एजेंसीज ने रियाज को तलाशा और फिर ढेर कर दिया। इस पर पूरी बात होगी, लेकिन शो के पहले हिस्से में बात करेंगे गैस कांड की। तो रात के 2:30 बजे का ये हादसा है, जब अचानक गैस रिसाव की खबर आई। दरअसल पुलिस को 100 नंबर के जरिए इस बात की खबर मिली। फैक्ट्री हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच चुका है, श्वेता और मीनाक्षी। और ये गौरतलब है कि जिस तरीके से कल लोग संभल पाते, उससे पहले उनकी तबियत बिगड़ने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उल्टी होने लगी और आंख में जलन जैसी समस्याएं होने लगी। बिल्कुल, रात का चूंकि वक्त था, लोग सो रहे थे और उस वक्त गैस रिसाव हो गया। अब कई तरह की बातें सामने आ रही है। गैस जैसे मौत और मातम का सायरन बजाती हुई पूरे इलाके को डराने लगी, इसलिए क्योंकि रात का समय था, लोग सो रहे थे। अचानक से गैस रिसाव होने की वजह से कईयों को उल्टी, कईयों को चक्कर आने की समस्या होने लगी। अब तक इस पूरी घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा बीमार हैं, इसमें 44 बच्चे भी मीनाक्षी अस्पताल में भर्ती हैं। खबर यह भी है कि कारखाने में गैस लीक वाल्व में गड़बड़ी की वजह से हुआ। शक यह भी जताया जा रहा है कि वाल्व को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, दबाव के बाद गैस रिसाव हुआ। सड़क पर बेसुध पड़े लोग, गलियों में लाशों की तरह बिछे लोग, हांफती कांपती बदहवास जिंदगी। विशाखापट्टनम में ऐसा भयानक मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें और क्या मर्द, सांस के एक एक कतरे के लिए हर कोई तरसता और तड़पता नजर आया। जिनके सांस अभी उनके बस में थी, वो भी ये मंजर देखकर बेसुध हुए जा रहे थे। रात के अंधेरे में ही हवा में ऐसा जहर घुल चुका था कि लोगों की आंख खुलने से पहले ही सांसें उखड़ने लगी। हादसे की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ आई। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि टीवी स्क्रीन पर दिखा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं वो भी कलेजा मुंह को लाने वाली हैं। इस लड़की को देखिए, गोद में बच्चा लिए वो बदहवासी में मदद ढूंढ रही है। ये शख्स फोन पर बात करते हुए रोते जा रहा है। उसकी हालत देखकर आसपास के राहत कर्मियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठा दिया। ये महिला शायद गश खाकर सड़क पर बैठ गई है। लोग उसे किसी तरह ऑटो में बिठाकर अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार ने खुद को किसी तरह संभाला है। 2 लड़कियां एक दूसरे को दिलासा दे रही हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक महिला करीब करीब बेहोश है। उसे टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। जिसे जो मिला उसी से अस्पताल की ओर भागा। एम्बुलेंस, बाइक या फिर पैदल ही। लोगों की इस हालत की वजह बनी इस इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री, जिससे गैस रिसाव होने लगा। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में है पॉलीमर फैक्ट्री। 1961 में हुई थी दक्षिण कोरियाई फैक्ट्री की शुरुआत। फैक्ट्री में होता है कई तरह के प्लास्टिक का उत्पादन। इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौनों में होता है प्लास्टिक इस्तेमाल। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है स्ट्रीन गैस। 2000 टन के टैंक से हुआ स्ट्रीन गैस का रिसाव। फैक्ट्री का 3000 टन का गैस टैंक सुरक्षित।
जहरीली गैस के असर से आसपास के इलाके के मवेशी भी बेहोश हो गए, कुछ मारे भी गए। रिसाव को सुबह 10 बजे से पहले ही काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक ये इलाका ही उजड़ चुका था। आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि दरअसल ये हादसा था, लापरवाही थी, क्योंकि जिस तरीके से 170 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर 3000 लोगों को दूसरे ठिकानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि एक तरीके से ये विषैली गैस हवा में घुल सी गई है। फैक्ट्री लॉकडाउन के बाद कल पहली बार इसे खोला गया। लापरवाही है या फिर महज हादसा कहकर जांच पर आगे बढ़ा जा सकता है। मीनाक्षी, जिस इलाके में फैक्ट्री थी उसके आसपास कई गांव हैं और ये आपको हम नक्शे के जरिए बता भी रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब हमने बात की ऑफिशियल से तो उनका ये कहना था कि इन गांवों को वक्त रहते एनडीआरएफ ने पूरा खाली करा लिया, नहीं तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि यहाँ रहने वाली आबादी सीधे इस हवा के कांटेक्ट में थी। श्वेता, बिल्कुल। और इधर दिल्ली तक हादसे की खबर जैसे ही पहुंची तो यहाँ पर मोदी सरकार भी पूरे एक्शन में आ गई और गृह मंत्री ने भी हादसे पर शोक जताते हुए फौरन एक्शन में कदम बढ़ाए हैं और प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद हादसे को लेकर राज्य को हर मदद का भरोसा भी दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इससे पहले कि विशाखापट्टनम के लोग नींद की आगोश से निकल पाते, हवा में घुलकर मौत उनके सिर पर मंडराने लगी। शहर से सटी केमिकल फैक्ट्री के टैंक में रिसाव शुरू हो गया और जहरीली गैस ने आसपास के करीब 3 किलोमीटर के दायरे को चपेट में ले लिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जहरीली गैस ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकले, हर कोई हाँफते खांसते बदहवास भागा जा रहा था। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव। सुबह करीब 2:45 बजे हुई रिसाव की शुरुआत। फैक्ट्री के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में गैस का असर। गैस के असर से लोग बेहोश होने लगे, अफरा तफरी मची। फैक्ट्री के चारों ओर के 5 गांव खाली कराए गए। करीब 3000 लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया। 170 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों को सांस में तकलीफ, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत। गैस के असर से अब तक 10 लोगों ने दम तोड़ा। Right now the situation on the ground is that we brought it under control. 97% of the compound, the liquid component has been neutralized. So जो है, just very little amount has gone escaped into the air. And whatever the initial reports that have come to us is that it was not a prolonged exposure that took place. A lot of people are on the path of recovery. And हादसे की खबर मिलते ही सीएम जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद से विशाखापट्टनम पहुंचे। इधर दिल्ली में भी पीएम मोदी ने बैठक बुलाई और फोन कर सीएम जगन मोहन से बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात थी और जहरीली गैस से प्रभावित लोगों को निकालने और अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन एनडीआरएफ से पहले आम लोग ही एक दूसरे की मदद करते नजर आए। Exactly, we don't know. There was a styrene gas leak. We got information on that. Our people went and alerted the villagers, and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies, they stuck there. Those were rescued by our team. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। करीब 170 लोग पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। जहरीली गैस के असर से सभी लोगों को सांस की तकलीफ, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत है। भर्ती कराए गए लोगों में बुजुर्गों और बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। कई घंटों बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये जहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। राहत की बात यह है कि गैस के लीकेज पे कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये एक जहरीली गैस है, इसका इफेक्ट महीनों तक भी होता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पूरा अब फोकस जो है, पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस, उनको राहत और उनको अलग स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जुड़ी हुई हैं। पूरा फोकस वहां पर है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी खुद विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक हैदराबाद। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही गैस रिसाव की खबर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहां पर बचाव के लिए पहुंच गई। ऑपरेशन शुरू हो गया और अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई। इसको एक स्पेशल टीम फैक्ट्री में जहरीली गैस के धुएं को चीरते हुए एक तरह से मिशन में लग गई।
दरअसल ये पूरा का पूरा एक्शन इतनी तेजी से लिया गया कि कई लोगों की इससे जान बच सकी। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम आखिरकार सारे लोगों को उन्होंने निकालने में सफल हुई, लेकिन 10-11 जिंदगियां तब तक जा चुकी थी। गैस का असर इस कदर हावी होने लगा कि लोग कुछ कह और सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो जाएं तो जाएं कहां। मीनाक्षी, रात के 2:30 बजे ये हादसा हुआ, तो आप यहाँ से इस हादसे की कितना ये खतरनाक था इसे समझिए। एनडीआरएफ के डीजी ने आज तक से बातचीत में बताया कि गैस के जहर के बीच ये ऑपरेशन उनके लिए कितना मुश्किल था, जिंदगियां बचानी थी और सभी की तलाश भी करनी थी। देखिए 2:30 बजे ये सूचना मिली गांव वालों को और गांव वालों के माध्यम से लोकल प्रशासन वहां गया पहले, और 5 बजे के आसपास एनडीआरएफ को सूचित किया गया। आधे घंटे में एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। वहां केमिकल बायोलॉजिकल वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उस टीम में हैं, तो करीब हम लोग रोटेशन से अंदर गए और जो इवैक्यूएशन का काम है उसको लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। जहाँ तक गैस रिसाव का काम है उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि उसको सील कर दिया जाए। वहाँ लोकल इंजीनियर जो प्लांट के इंजीनियर है वो लोग लगे हुए, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और कुछ लोग जो अस्पताल में हैं उनमें से कुछ लोग गंभीर हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है जो आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया। बाकी लोगों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खतरे से बाहर। आपकी स्पेशल टीम वहाँ पर लगी हुई है, अभी की सिचुएशन क्या है? जो लोग बायोलॉजिकल इससे लड़ने की क्षमता रखते हैं वो लोग वहाँ पर गए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो हमारी बायोलॉजिकल यूनिट है वो वहाँ पर तैनात है और वो पूरा सूट के साथ है, मास्क के साथ है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है, और वही लोग काम कर रहे हैं। वो अब डोर टू डोर जा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई दिव्यांग फंसा हुआ हो, कोई वृद्ध आदमी फंसा हुआ, उसको देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए वो डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं। और बाकी जो फोकस है वो अस्पताल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश भी हो गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ ने कैसे कदम उठाए? एनडीआरएफ ऑलरेडी स्ट्रेचर के साथ चलता है और जहां जहां ऐसे बेहोश और सेमी कॉन्शियस लोग मिले उनको इवैक्यूएट किया गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको गैस लीक हादसे से आगे बढ़ते हुए देश में जो एक बड़ी समस्या इस वक्त है कोरोना वायरस की संक्रमण की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। मामले 52,000 को पार कर चुके हैं और सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र, गुजरात और देश की राजधानी दिल्ली पर है। नेहा, बिल्कुल, तीनों राज्यों में कोरोना के मामले 50% से भी ज्यादा हैं। यानी अगर इन 3 राज्यों को जोड़ दिया जाए, उनकी रफ्तार को रोक दिया जाए, तो इस वायरस से जंग जीती जा सकती है। यही 3 सबसे ज्यादा चिंता का सबब बने हुए हैं यहाँ पर। श्वेता, बिल्कुल, और खास करके अगर हम बात करें तो मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में हालात बेकाबू हैं। ये तीनों शहर कोरोना की जकड़ में हैं। अहमदाबाद में तो आज सभी दुकानों को ही बंद करा दिया गया है। वहां कह दिया गया है नगर निगम की तरफ से कि केवल दवाइयां, दूध और साग सब्जी के लिए ही दुकानें खुली रहेंगी, अदरवाइज बाकी सारी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, जिसमें कि आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में शुरू से ही सबसे ज्यादा मामले 16,500 से ज्यादा केसेस यहां सामने आ चुके हैं। वहीं उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और फिर गुजरात। कोरोना की मार से बेहाल अहमदाबाद की सड़कों पर सीआरपीएफ गश्त कर रही है। ये तस्वीरें शहर के चमनपुरा इलाके की है। अहमदाबाद में बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए यहाँ की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को उतारा गया है। शहर में लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने की मंशा से ऐसा किया गया है। जो चीजें हैं, कंप्लेन आते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो वैसे में अब सख्ती से लॉकडाउन को फॉलो करवाने के लिए इस तरीके से पैरा मिलिट्री फोर्स को यहाँ पे आरएफ को तैनात कर दिया गया है। ये अहमदाबाद का दिल्ली दरवाजा इलाका है। ट्रैफिक की आवाजाही सामान्य है। इस तस्वीर से कहीं भी ये पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस इस शहर को किस तरह जख्म पर जख्म दिए जा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। इन दिनों अहमदाबाद किस दौर से गुजर रहा है उसे समझाने के लिए ये तस्वीरें अहम है। दवा लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने 7 से 15 मई तक दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि सब्जी, फल और किराने का सामान बेचने वाली दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात में कल कोरोना के 380 नए मामले सामने आए। इनमें 291 का बड़ा हिस्सा अहमदाबाद का है। गुजरात में कल 28 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इनमें सिर्फ अहमदाबाद से 25 लोग शामिल हैं। गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हो चुके हैं, जिनमें 4,735 केस केवल अहमदाबाद से हैं।
अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की हालत भी लगातार चिंताजनक होती जा रही है। खासकर राजधानी अहमदाबाद में कोरोना का कहर बेकाबू दिख रहा है। खतरे को भांपते हुए अहमदाबाद में टोटल लॉकडाउन है। दवा और दूध की सप्लाई को छोड़कर बाकी सेवाएं रोक दी गई हैं। अहमदाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस शहर पर संक्रमण का साया ऐसा गहराया कि प्रशासन को यहां तमाम रियायतें वापस लेनी पड़ गईं। कोरोना के कोहराम को देखते हुए 15 मई तक सिर्फ दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी पर ताला रहेगा। जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के जरिए एक फैसला लिया गया है, आज से लेके 15 तारीख तक दूध और दवाई 2 ही चीज अहमदाबाद में मिलेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेगी। यहाँ तक कि जो कंटेनमेंट इलाके में आए हुए बैंक्स है वो भी बंद रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली दरवाजा पे आए हुए मेडिकल स्टोर के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी लाइन लग चुकी है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा है, साथ ही पुलिस भी यहाँ पे तैनात है क्योंकि भीड़ है। वैसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अहमदाबाद में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में गुजरात में कुल 380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 की मौत हुई है, जिनमें अहमदाबाद में नए मामलों की संख्या 291 रही, जबकि मौतों की संख्या 25 रही। गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हो चुके हैं, जिनमें 4,735 केस केवल अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। गुजरात की रूपाणी सरकार इसी बात से चिंतित है, क्योंकि जिस गुजरात को बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता रहा, आज वहां कोरोना संकट से हाहाकार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए आज से सबसे बड़ा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। भारतीयों को वापस लाने के लिए नेवी के जहाज से लेकर फ्लाइट्स तक सब तैयार है। आगे आगे भागते मजदूर और पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ती पुलिस। तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम की हैं। लॉकडाउन में ये मजदूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों पुलिस इनके पीछे दौड़ रही है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल मजदूरों की ये भीड़ घर जाने के लिए परेशान है। घर वापसी के लिए मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। यूं तो मजदूरों के लिए देश के अलग अलग कोनों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये ट्रेन सभी मजदूरों को वापस ले जाने के लिए नाकाफी है। इसलिए मजदूरों का सब्र जगह जगह जवाब दे रहा है। हालांकि कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो ट्रेन का सहारा छोड़कर पैदल ही घर को निकल पड़े। दिल्ली में मजदूरों की ये टोली पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए निकल गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक दिया। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं। जान जोखिम में डालकर मजदूर ट्रक की छत पर सफर कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी मजदूरों की ऐसी टोलियां हैं जो पैदल ही घर जाने की जद्दोजहद में लगी हैं। किसी को मधुबनी जाना है तो किसी को अररिया पहुंचना है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये महिलाएं घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भूख प्यास गर्मी को झेलते हुए ये लोग 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ जाने की जिद ठाने हुए हैं। ये मोहाली की तस्वीरें हैं। लाइन में लगे मजदूर उस टोकन का इंतजार कर रहे हैं जो इनके लिए घर जाने की टिकट है। घर जाने से पहले इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप होगा। इस सब के बीच मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन जगह जगह पटरी पर दौड़ रही है। आज दिल्ली से भी पहली स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन रात 8 बजे दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। आज तक ब्यूरो।
देश भर में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। 40 दिन की मुश्किल के बावजूद मजदूरों को एक तरह से नई जिंदगी मिल रही है, लेकिन कर्नाटक में फंसे मजदूरों की जिंदगी से उम्मीद की रोशनी अभी दूर है। सामाजिक दूरी का पालन करें। हैदराबाद से सुबह सुबह ये ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी पहुंची तो करीब 1000 मजदूरों की सांस में सांस आई। पालन करें। लॉकडाउन में बिना काम और कमाई के 1.5 महीने तक फंसे रहने के बाद जब अपनी मिट्टी पर कदम पड़े तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप फूट पड़ी। साहब हैदराबाद गए थे साहब खाने कमाने के लिए, अब यहाँ पौड़ी गांव में जाना है साहब। गवर्नमेंट हमको अच्छी सुविधा दी है साहब। गवर्नमेंट का, रेलवे का, पुलिस का, सबने बहुत अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड की, अच्छे से घर आने। देश के कोने कोने में फंसे प्रवासी मजदूरों को ऐसी ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें घर पहुंचा रही है। दिल्ली से भी आज पहली ट्रेन रवाना होगी। मजदूर पूछना चाहते हैं कि जब यही करना था तो 1.5 महीने का इंतजार क्यों करवाया, लेकिन जो भुगता उसे अपनी किस्मत मानकर इसी बात की तसल्ली कर ले रहे हैं कि 1.5 महीने बाद ही सही घर तो पहुंच रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में फंसे प्रवासी मजदूरों को ये खुशी भी नहीं मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने मजदूरों की घर वापसी के लिए अपने राज्य से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं, क्योंकि उसे लॉकडाउन खुलने के बाद अपने उद्योग धंधों की फिक्र है। As already our Chief Minister told, lakhs together people went to their states. It is arranged by the state government only. Who are interested, they are staying here. If they are not interested, they will be sent back. But trains are cancelled, sir. No, train. If there is demand, definitely we will request the Honorable Chief Minister. कर्नाटक में यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के कई मजदूर फंसे हैं। येदियुरप्पा सरकार के फैसले से इनकी सारी आस चकनाचूर हो गई। 300 आदमी गया वहाँ से, हमारे LNT हमारे गांव के आदमी। जब यहाँ से भी मांग कर रहा कोई वाला कि आज गाड़ी था बिहार का, तो अभी हमारा मतलब साहब आके मना कर दिया पुलिस वाले को। कोई भी तो बोला आप गाड़ी नहीं है, कोई बोलता काम करो, जबरदस्ती काम करने बोलते हमें नहीं रहना, अभी गाँव भेजा जाओ। यहाँ पे हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार का कोई गाड़ी नहीं, जो कि बेंगलोर से और तेलंगाना से और झारखंड से हर जगह से यूपी का सब आदमी चला गया गांव। हम लोगों को जाने नहीं देता है और फार्म भर के जमा भी लेता है, आजकल करता है, जाने नहीं दे रहा है। सर हम लोगों को काम नहीं चाहिए, हम लोगों को गांव जाना है। मजदूरों की मुफलिसी का आलम यह है कि कई राज्यों से ट्रेन चलने के बावजूद अभी भी कई लोगों के घर पहुंचने की राह नहीं बन पाई है। कोई रास्तों की धूल फांक रहा है तो कोई पेड़ पर चढ़कर रात बिता रहा है। हालात ऐसे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा वही लोग भुगत रहे हैं जिनकी जिंदगी हर हालत में दुश्वार होती है। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक, पुरुलिया से अनिल गिरी और कटनी से अमर ताम्रकार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के संकट में जहां डॉक्टर मरीजों की सेवा में सबसे आगे तैनात है, तो वहीं पुलिस के जवान भी आम लोगों की तरह तरह से मदद कर रहे हैं। कई मामलों में पुलिस कर्मियों ने जो काम किए हैं उसकी तारीफ सोशल मीडिया से लेकर लोग भी करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 900 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी करवाई। ये खाकी के मानवीय चेहरे की तस्वीर है। पुलिस के जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था देख रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन में तमाम लोगों की ऐसी मदद कर रहे हैं जिसकी मिसालें इससे पहले कम ही मिलती थीं। ये पिछले महीने की तस्वीर है जब कोटला मुबारकपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की महिला जवान ने आपात स्थिति में पुलिस जिप्सी में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई थी। तो उनके पास हम गए थे तो उस लेडीज को पेन हो रहा था, तो हम उन्हें लेकर और हमारी नीचे ERV में आए थे। ERV में उन्हें लेकर जैसे ही हमने उनके हस्बैंड वगैरह की मदद से ERV में उन्हें बिठाया तो उन्होंने वहीं ERV में उनको बेबी गर्ल डिलीवर हो गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन काल में दिल्ली पुलिस की PCR अब तक 907 ऐसी गर्भवती महिलाओं की प्रसव में मदद कर चुकी है। इनमें 4 मामलों में तो पुलिस जिप्सी में ही महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। इनमें अधिकतर मामले दक्षिण दिल्ली के हैं। सख्ती और करप्शन की वजह से आमतौर पर पुलिस की छवि जनता के बीच काफी नकारात्मक रही है।
लेकिन लॉकडाउन काल में खाकी ने इस दाग को मिटाने में काफी मेहनत की है। चाहे लोगों को जन्मदिन के दिन सरप्राइज देना हो या फिर गर्भवती महिलाओं की मदद, ये खाकी अब जनता के करीब आ गई है। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आतंक के वायरस के बाद एक बार फिर बात अब कोरोना वायरस की हम करेंगे आज। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि एम्स के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा है इस महामारी को लेकर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के केसेस जून और जुलाई में पीक पे होंगे। क्या लॉकडाउन का फायदा मिला या नहीं मिला, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर साहब, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कमी दिख नहीं रही है, क्या कब खत्म होगा ये मामला जाकर के और पीक पे कब होगा? तो ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इससे लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि जितना लॉकडाउन किया गया। नहीं, लॉकडाउन को बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देश के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए, इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। एक समय था जो हमारे टेस्ट जो हैं वो 1000 के करीब हो रहे थे, अब हम 80,000 टेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम 100,000 1 लाख कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण ही हो पाई हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली, आज तक। तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि भारत अभी लॉकडाउन के समय में किन परिस्थितियों में है। लेकिन बढ़ते हैं आगे और अब बात आतंकवादी रियाज नाइकू की, जिसे फौज ने ढेर कर दिया है। पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए। जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जेएनके का चीफ था। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। तो कल पुलवामा में हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया था। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने पर्दे के पीछे की कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दरअसल बताई। श्वेता, बिल्कुल, और नाइकू का खात्मा पूरी रणनीति और गहरी निगरानी का नतीजा ही है। पुलिस के मुताबिक उस पर 6 महीने से लगातार नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद मीनाक्षी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि नाइकू इससे पहले भी कई बार मुठभेड़ में फंसकर बच के निकला था, लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गुप्त सुरंगें ही उसकी कमजोरी बन गई। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। कल हम लोग मॉर्निंग में कर रहे थे और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर की मारा गया है। चौबीस घंटे पहले पुलवामा में ढेर हुए हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू से मुठभेड़ न तो अचानक हुई, न ही नाइकू यूं ही सुरक्षा बलों के हाथ लग गया।
असल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल पिछले 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से उसके एक एक कदम और एक एक सांस का हिसाब किताब रख रहे थे। वो कब जागता है, कब सोता है, घर कब आता है, घर से बाहर कब जाता है, ये वक्त खुद नायकू को भी उतने अच्छे से याद नहीं होंगे जितने सुरक्षा बलों को रटे हुए थे। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद एजीएच का मारा गया बुरहान कोका, और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जेएनके का चीफ था। एक तरफ सुरक्षा बलों के अंदर हंदवाड़ा में 2 दिन में 8 जवानों को खोने का गुस्सा था, तो दूसरी तरफ इस चालाक आतंकी रियाज नायकू की पूरी जन्म कुंडली। और इत्तेफाक देखिए कि रियाज इसी मौके पर पुलवामा के बेगपुरा में अपने घर पर आकर छिप गया, ये सोचकर कि किसी को उसके ठिकाने का पता नहीं है। साए की तरह उसके पीछे लगे हिंदुस्तान के जवानों को हंदवाड़ा का बदला लेने का एकदम सटीक मौका हाथ लग चुका था। खबर मिलते ही पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई। उसमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन जनरेट किया था, एक घर में 2 लश्कर तैयबा का कमांडर बैठा हुआ है। हमारे एसपी साहब खुद जाके पहले एसओजी को लेकर उसको घेर लिया, बाद में आर्मी सीआरपी को बुलाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ है। रियाज नायकू के बारे में एक बात सुरक्षा बलों को अच्छी तरह पता थी कि वो बेहद चालाक है और 7 से 8 बार घिरने के बावजूद बचकर भाग निकला था। यही वजह रही कि नायकू घाटी में सबसे लंबी जिंदगी जीने वाला आतंकी था। दर्जनों बार हम खाली हाथ लौटते थे, इसके बावजूद भी कि आपके पास इत्तला मुकम्मल होती थी कि आदमी वहाँ है, मगर इस बार इन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके अपने ही नेटवर्क के अंदर घुसे, OGW नेटवर्क के अंदर, जहाँ तक कि जो उस हाइडआउट को बनाने वाला है उस तक भी पहुँच गए, तो सही जगह पे पहुँचे। नायकू का सबसे बड़ा मददगार सुरंगों का वो जाल था जो उसके घर के चारों ओर बिछा था। यही वजह थी कि मंगलवार को जब सेना ने मकान को घेरा तो फायरिंग नहीं की, बल्कि आसपास के इलाकों में सुरंग की तलाश करने लगे। इसके लिए सेना ने जेसीबी मशीन मंगवाई। इलाके के आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। यहाँ जमीन के भीतर सुरंगें ढूंढी गई। लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 OGW को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया, और बहुत सारे हम लोग जो हाइडआउट को बस्ट किए हैं। बहुत सारे ग्रेनेड और मिलिटेंट्स का जो मॉड्यूल था, खास करके LET का सोपुर एरिया में, उसको बस्ट किए। उसके इन्फॉर्मेशन से LC के पास से काफ़ी आर्म्स से रिकवर किया गया। रियाज नायकू कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन माना जा रहा है कि उसके घिरने के पीछे घाटी में आतंकी संगठनों के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग भी बड़ी वजह बनी। कमलजीत संधू और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और रियाज नायकू के खात्मे के बारे में आपने देखा कि किस तरह से कल सुरक्षा बलों ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि इस साल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल 27 ऑपरेशन चला चुके हैं। इसमें 64 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। इसी 64 आतंकियों में एक नाम रियाज नायकू से भी जुड़ गया है। मीनाक्षी, 6 महीने से रियाज नायकू सुरक्षा बलों से छिपता रहा। हर बार उसकी किस्मत उसे बचा रही थी, लेकिन कल सेना ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। नहीं, और माना यही जा रहा है कि रियाज नायकू के खात्मे से आतंकवाद पर ब्रेक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा नाम था आतंकवाद की दुनिया में। हर महीने वीडियो जारी कर नायकू युवाओं को भड़काता था और आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, CRPF को बुलाया गया, और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइडआउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाए, कॉर्डन कंटिन्यू रहा है। और जो कल मारा गया उसमें जो HM का पूरे जेएनके का चीफ था। और जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोगों में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला। ये जो कम्युनिकेशन गैप लगना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है।
और ये तस्वीरें आप रियाज नाइकू की देख रहे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे खाने बनाने का बहुत ही शौक था, खाना बनाता था और दोस्तों के साथ खेलने की तस्वीरें भी काफी आई थी। और नेहा मीनाक्षी, लगातार जो खबरें हम देख रहे हैं और बता रहे हैं, जिस तरह से बुरहान वानी था, कुछ उसी तरह से ये भी बुरहान वानी के बाद एक तरह से पोस्टर बॉय बन गया था और कम उम्र के युवाओं को धर्म के नाम पर यहां बरगला रहा था। बिल्कुल, रियाज नाइकू की अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो ये एक मैथ्स से टीचर भी रह चुका है। एक आम जनजीवन बिताने वाला रियाज नाइकू कब एक आम से आतंकवाद का चेहरा बन गया। 7वें ठिकाने पर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया। सूचना के आधार पर उसकी घेराबंदी की और एक लंबा ऑपरेशन चला, जिसके बाद सेना को ये अहम और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आतंक का आकार ये माना जाता था और सबसे बड़ा चेहरा आतंक का। रियाज नाइकू के खात्मे पर सीडीएस बिपिन रावत ने सेना की तारीफ की। आज तक ने बिपिन रावत से खास बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि घाटी में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं बिपिन रावत ने नायक जैसे आतंकी के खात्मे से पाकिस्तान किस तरह से बेचैन होगा, किस तरह से नई साजिश रचेगा और हमें कैसे सतर्क रहना है, इस पर भी रोशनी डाली। कश्मीर घाटी में इस वक्त हम देखते हैं कि लगातार ऑपरेशन सेना कर रही है और सीमा पार से कोशिशें हो रही। कल भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन हालात पर क्या कहेंगे? हमारी कोशिश तो यही रहती है कि लगातार ये जो आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। साथ साथ ही जो टेररिज्म के लीडर हैं, इनको शायद लार्जर देन लाइफ साइज इमेज दी जाती है, क्योंकि हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है वो सब दहशत की कार्रवाई है। और इनकी दहशत की कार्रवाई के कारण अगर इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है तो मेरा कहना ये सही नहीं होगा। ये लोग जो हैं टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बुरहान वानी के बाद कल रियाज नाइकू को जिस तरह आपने कहा कि उनको बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, वो एक आतंकी की तरह हमें देखना होगा, लेकिन तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं, सीज फायर वायलेशन हम देख रहे हैं लगातार, तो इनको ये कोशिशें जारी रहेंगी और इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने नाइकू को एलिमिनेट किया, वहाँ से एक नया लीडर इमर्ज होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक नए लीडरशिप को नॉमिनेट कर देंगे, तो ये तो कार्रवाई इनकी जारी रहेगी कि एक लीडर खत्मा होता है, दूसरे लीडर को आप तैयार करते हो। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी ना किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही।